हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्लैम दिल से दिल्ली पॉडकास्ट में। मैं हूं आपकी होस्ट लक्ष्मी सिंह। आज हमारे साथ है एक खास मेहमान ऋतु कौल, जो पेशे से आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर है। ऋतु सिर्फ आपके घर के स्पेस को ही डिजाइन नहीं करती, बल्कि आपकी लाइफस्टाइल और आपकी पर्सनालिटी को भी एक नया रूप देती है। तो वेलकम ऋतु, ग्लैम दिल से दिल्ली पॉडकास्ट। कहते हैं कि आप जिस घर में रहते हैं वो आपकी पर्सनालिटी का आईना होता है। एज ए इंटीरियर डिजाइनर, क्या आप इससे सहमत हैं? 110%। मुझे इससे गुलजार साहब का एक उनकी कंपोजिशन है वो याद आती है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। यस। उसका हर एक वर्ड, हर एक अक्षर इज अबाउट यू, इज अबाउट दैट पर्सन। तो घर हमसे बनता है, हमारी पर्सनल चॉइसेस से, मेरी लाइक्स से, मेरे डिसलाइक्स से। इसीलिए जो इंसान उस घर में रह रहा है या यूज करता है, उसका हर एक पार्ट में वो है। So that is how I think it is very very personalized space. जैसे आप किसी का घर डिजाइन करते हो तो आपको नहीं लगता उसकी पर्सनालिटी में भी चेंज आ जाती है? देखिए, मैं आपको बहुत ही क्लियरली बताती हूँ। जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, उनका घर बनना है, तो वी आस्क देम, हाउ डू यू विजुअलाइज योर होम? आप अपने आप को और अपने घर को कैसे सोचते हैं? आप क्या चाहते क्या हैं? Sometimes it happens that a client wants to elevate himself to a certain lifestyle. Okay. अगर वो currently उस lifestyle में नहीं है जो वो चाहते हैं, right? So once we understand the client to that level, उसके बाद हमारा design process start होता है. Then it is up to us, हम क्या colors में कर रहे हैं, क्या comfort चाहिए, क्या specific material हमें choose करना है, कैसे हमें space की usage करनी है. तो form, function दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली खूबसूरती इंपॉर्टेंट नहीं है, इट शुड ऑल्सो बी फंक्शनल व्हाट यू वांट। सो इसका मतलब है कि सिर्फ वार्डरोब बदलने से आपका लाइफस्टाइल नहीं बदलेगा, उसके लिए आपको अपने घर का इंटीरियर ही चेंज करवाना होगा। डेफिनेटली। देखिए, वार्डरोब की जहाँ तक हम बात करते हैं, स्टोरेज, स्पेशली इंडिया में, इंडियंस आर पैरानॉइड, मतलब हमको और स्टोरेज चाहिए। जितनी भी स्टोरेज है उनको और चाहिए। क्यों? हमें आदत है, हम अपनी पुरानी चीज़ों को बहुत जल्दी छोड़ना नहीं चाहते। So we try and make our clients understand कि सबसे पहले तो आप अपने आप को क्लटर फ्री करिए, because क्लटर होने से ही I think that leads to a lot of stress. Yes. जितनी कम चीजें होंगी घर में और सिर्फ वही चीजें जो आप यूज कर रहे हैं, मैं सिंपल कहती हूँ, अगर आपने 3 साल से ज्यादा कोई चीज यूज नहीं करी, प्लीज थ्रो इट। हाँ, ये कहा भी जाता है। राइट। तो जितना सिंपल होगा, जितना क्लीन होगा, जितनी मिनिमल चीजें होंगी, उतना बेटर लगेगा। लेकिन इंडिया में तो लोगों को चीज़ों से इमोशनल अटैचमेंट होता है ना, कि ये मेरी मम्मी ने दिया था, ये मेरी दादी ने दिया था, तो इस तरह से घर में स्टोरेज बढ़ते जाते हैं। I know, but there is a limit to it. What does luxury means to you? Luxury is different for everybody. हर किसी की डेफिनेशन अलग है लग्जरी के लिए। For me, luxury is comfort with style. ऐसी कोई भी चीज़ जो मेरे लिए बनाई गई हो, एक थॉटफुल डिज़ाइन से, और उसकी जो फिनिशिंग है और जिसकी क्वालिटी है, इट इज़ एक्सट्रीमली गुड। बहुत अच्छा बना हुआ है कोई प्रोडक्ट, या मैं सपोज एक चेयर है। सो लग्जरी इज इफ आई फील वेरी कंफर्टेबल। देखिए, मैंने बोला कि कंफर्ट के बिना कुछ भी नहीं है, ओनली ब्यूटी डज नॉट मैटर। सो इट हैज टू बी एनीथिंग विच इज वेल मेड, आर्टिजनल हो, हैंड क्राफ्टेड हो, so that you know that somebody has really worked hard for making this, you know. So we emotions पे attach हो जाते हैं उसके साथ में। So I think getting that feeling is luxury for me. What are the top 5 design mistakes that people regret later? बहुत सारी हैं, बट मुझे ये लगता है कि सबसे पहले choose a right designer for your project बहुत important है। Somebody who knows or who understands you, you know, वो आपकी रिक्वायरमेंट को समझ पाए और अकॉर्डिंगली उसको उतार पाए। ठीक है, दैट इज वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नंबर 2, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है आपका? इंजीनियरिंग वर्क, विच मीन्स योर स्ट्रक्चर, योर इलेक्ट्रिकल, योर प्लम्बिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जितना डीपली और क्लियरली ये चीज़ें डिज़ाइन होती हैं, बिकॉज दैट्स द कोर ऑफ एनी हाउस और एनी प्रोजेक्ट एज सच। तो अगर वो प्रॉपरली स्टेज 1 में अच्छी हो जाती हैं, दैट द ओवरऑल प्रोजेक्ट कम्स आउट टू बी वेरी गुड। थर्ड इज नेचुरल वेंटिलेशन एंड लाइट्स। घर में अगर खिड़कियां नहीं है, नेचुरल वेंटिलेशन नहीं है, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, आई थिंक ऐसा घर में आप कितना भी पैसा लगाएं, कितना भी बजट हो आपका, इट हैज नो मीनिंग। नेक्स्ट इज
डूइंग प्रॉपर प्लानिंग ऑफ द हाउस। ओके। मतलब कि छोटी जगहों में भी बहुत अच्छी प्लानिंग अगर हम करते हैं Yes. तो स्पेस वेस्ट नहीं होती। अगर स्पेस वेस्ट नहीं होती, यू गेट मोर कंफर्ट, यू गेट मोर स्टोरेज, सो योर लाइफ इज बेटर, you feel good in that house, you know. So that is important. And of course in the end I think बहुत important है, हमें कुछ budget लेके कई बार clients नहीं सोचते हैं। We always ask them that help us with understanding कि what is the kind of budget that we are talking about. Even design का process जो शुरू होता है ना, वो हमको ये समझना है कि client की expectations क्या है, how much does he want to spend on the project. Obviously there is a variation that comes at by the end, but it is important that have a certain budget for your project. आजकल इंटीरियर डिजाइनर को लेकर काफी कंफ्यूजन है लोगों में। तो होम स्टाइलिस्ट वर्सेस इंटीरियर डिजाइनर, व्हाट इज द रियल डिफरेंस? Okay, so होम स्टाइलिस्ट हो गया या इंटीरियर डेकोर बोलते हैं, डेकोरेशन बोलते हैं जिसको। इंटीरियर डेकोरेशन इंटीरियर डिजाइन का एक पार्ट है। When you say decors, it means placing of objects, smaller objects in your house. मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझे अपना स्कल्पचर कहाँ लगाना है, प्लांटर्स कहाँ रखने हैं, पेंटिंग कहाँ आएगी, कैसे रखी जाएगी, कुशन्स किस टाइप के आएंगे। तो ये बहुत छोटी 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 चीज़ें हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मेरे को लगता है अगर इंटीरियर डेकोर कोई अपने घर में नहीं करता, ऑलमोस्ट 10 to 15% ऑफ कंट्रीब्यूशन जो होता है ना, वो इंटीरियर डेकोर का होता है किसी प्रोजेक्ट में कंप्लीट लुक देने के लिए। इसको सॉफ्ट फर्निशिंग कहते हैं क्या? सॉफ्ट फर्निशिंग्स हुआ, आपके कर्टन्स, आपके कुशन्स, आपके रग्स, आपकी बेडिंग्स में होता है सॉफ्ट फर्निशिंग्स। Okay. लेकिन इंटीरियर डिजाइनर जो होता है ना, ही इज वन पर्सन हु लुक्स इनटू ऑल दीज थिंग्स। Okay. बट यस, स्पेशलाइजेशन अगर कोई इंटीरियर डेकोर में करता है, ही नोज एग्जैक्टली किस डिजाइन में किस तरह का डेकोर अच्छा जाएगा। सिलेक्शन करते हैं उसमें, आपको प्रपोर्शन पता होना चाहिए, कलर थीम पता होना चाहिए, बट गाइड आपको कौन करता है इसमें? इंटीरियर डिजाइनर। ओके। दिस इज द स्पेस, दिस इज हाउ माई स्पेस हैज टू लुक। और स्टाइलिस्ट क्या करता है? स्टाइलिस्ट इज द सेम, जो इंटीरियर डेकोर करता है, ही इज कॉल्ड इंटीरियर स्टाइलिस्ट ओनली। जैसे फैशन डिजाइनर और फैशन स्टाइलिस्ट में डिफरेंस है। फैशन डिजाइनर तो आउटफिट बनाएगा, स्टाइलिस्ट उसको स्टाइल करेगा। एग्जैक्टली। सी बट ओवरऑल क्या होता है, एक घर की एक स्टोरी है। सो डिजाइनर जो है वो पूरे घर को विजुअलाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ मेरी ये स्पेस ना, इट शुड लुक लाइक अ स्कैंडिनेवियन डिजाइन स्टाइल। अब उसमें जितने भी डिजाइन एलिमेंट्स होंगे उस स्पेस में, हर एक चीज उस डिजाइन की तरफ ही जाएंगे। ओके। तो वो ही विल गिव दिस ब्रीफ टू द इंटीरियर डेकोरेटर कि दिस इज माई थीम एंड प्लीज वर्क अकॉर्डिंगली। तो ही विल शो दो ऑप्शंस कि ये मैंने आपके डिजाइन स्टाइल में ये चीजें शॉर्टलिस्ट करी हैं, एंड दैट्स हाउ वी फाइनलाइज एज अ टीम। तो ये जो घर डिजाइन करते हो तो हर घर का एक अलग थीम होता है क्या? 100%। हर घर अलग है, हर क्लाइंट अलग है, हर इंसान थीम का सिलेक्शन कैसे करते हो आप लोग? इट इज एक्चुअली फॉर द क्लाइंट। मतलब देखिए, मेरा पर्सनल टेस्ट है, क्या स्टाइल है, दैट इज व्हाट आई एम, यू नो। बट जब हम घर किसी क्लाइंट के लिए डिजाइन करते हैं, वी नीड टू, दैट्स उस स्पेस पे यूज कौन करने वाला है? वो क्लाइंट। सो वी नीड टू मेक इट फॉर हिम। तो उसका लाइफस्टाइल क्या है, उसके तो कैसे समझ में आता है इसको क्या चाहिए? द मोर वी टॉक टू द क्लाइंट, द मोर वी अंडरस्टैंड एंड वी टेल द क्लाइंट कि हमको आप ये बताइए कि आपको क्या नहीं चाहिए, बहुत क्लियरली। तो ये कल्चर, लाइफस्टाइल, प्रोफेशन, एज ग्रुप, इसका भी फर्क पड़ता है? 100% फर्क पड़ता है। देखिए, एक स्पेसिफिक एज के लिए, सपोज देयर आर यंगस्टर्स, they want very modern, very Gen Z style. Yes. Color combinations, furniture styling. मैंने यहाँ देखा, my friend has something like this. So obviously he has to use that. He will probably, उसको 6-8 साल लगेंगे उस थीम से बाहर उससे आउटग्रो करने में. Yes. But तब तक he should enjoy that space. You know, आज की डेट में लोग every 5 years, 4 years बोलते हैं अब हमें कुछ change चाहिए. You know, so it is important कि जो उसको use कर रहा है, he should feel happy in that space. That is why हर किसी की पर्सनैलिटी अलग है, नीड्स अलग हैं, अकॉर्डिंग टू द स्पेस हैज टू बी डिजाइन्ड। अगर लाइटिंग के जरिए घर को ज़्यादा लग्जरियस लुक देना हो और स्पेसियस बनाना हो तो कैसे इसको करते हैं आप लोग? देखिए, लाइटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन डिजाइनिंग अ गुड हाउस। लाइटिंग मेक और ब्रेक दोनों चीज़ें कर सकती है किसी भी घर को। सबसे पहली बात, नेचुरल लाइट एंड आर्टिफिशियल लाइट होती है। नेचुरल लाइट अगर है, यू विल फील गुड इन दैट room when you're sitting there. आपकी मूड अपलिफ्टेड रहता है,
सो दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 2, अब आते हैं हम आर्टिफिशियल लाइटिंग में. तो इसमें जनरल लाइटिंग है, मतलब ओवरऑल स्पेस, आपको कैसा एम्बियंस चाहिए उस स्पेस में. अगर होम थिएटर है, ऑब्वियसली यू डोंट वांट अ वेरी वेल लिट स्पेस, आपको लाइट थोड़ी कम चाहिए, डिम चाहिए, आप इसको अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर पाएं. सो दैट्स वन स्पेसिफिक नीड ऑफ दैट स्पेस, है ना. इसी तरीके से मे बी लिविंग रूम है, ड्राइंग रूम होता है जिसको हम बोलते हैं, कि उसमें एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ लाइटिंग चाहिए. तो ये होता है कि आपको रूम के यूज के हिसाब से को लाइटिंग को डिजाइन करना होता है. दैट इज सेकेंड पार्ट. थर्ड इज लाइटिंग अपने आप में स्टेटमेंट पीस होता है. ओके. फॉर एग्जाम्पल, मेरा ड्राइंग रूम है, बहुत सिंपल है, बेसिक मेरी लाइटिंग सीलिंग में जा रही है, लेकिन मैंने एक कॉर्नर में या सेंटर में एक इतना बड़ा शैंडिलियर ऐड कर दिया, विच इज अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग है. उसका फॉर्म, उसका मटेरियल, उसकी डिटेलिंग इतनी 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 डिफरेंट है दैट वो आपकी स्पेस का शो स्टॉपर बन सकता है. अगर वो वहां ना हो तो प्रोबेबली वो स्पेस वो नहीं होगी जो उसके आने के बाद होगी. यू नो, आई होप आई एम एबल टू मेक माई सेल्फ क्लियर. तो लाइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब उससे छोटे घर को भी बड़ा दिखा सकते हैं. डेफिनेटली छोटे घर में लाइटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है. आपको फोकस किस चीज पे करना है. आपको येलो लाइट यूज करनी है, वार्म लाइट यूज करनी है, कि व्हाइट लाइट यूज करनी है. ये सब डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की स्पेस दिखानी है, बड़ी दिखानी है, छोटी दिखानी है. आप थोड़ी डार्कर लाइट्स यूज करेंगे. सो इस तरह के ऑब्वियस लाइटिंग इज अकॉर्डिंगली डिजाइंड. अच्छा, आजकल अपार्टमेंट कल्चर है, हाँ जी. तो आप लोगों को बड़ा प्रेशर रहता होगा कि भैया छोटे घर को बड़ा कैसे दिखाएं. तो कैसे काम करते हैं इसमें, आप लोग किस तरह से बड़ा दिखाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिर से बोलूंगी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेआउट प्लानिंग होनी चाहिए. ठीक है, आपने प्लेसमेंट अपनी प्रॉपरली कर दी, स्पेस की यूसेज प्रॉपर कर दी, नेगेटिव स्पेसेस नहीं रखी, तो सबसे पहले तो आपका लेआउटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकंड मैं फिर से बोलूंगी, लाइटिंग, नेचुरल वेंटिलेशन बहुत जरूरी है. थर्ड इज स्पेस को बड़ा दिखाना है, आप कलर्स चूज कीजिए उस हिसाब से. आपको डेफिनेटली देखिए, डार्कर कलर्स जो होते हैं स्पेस को थोड़ा छोटा दिखाते हैं, बट वार्मथ भी देते हैं उस स्पेस में. अब आपको ये डिसाइड करना है, यू नो, व्हाट डज द क्लाइंट वांट. आपको जो एम्बियंस आपको चाहिए वो अकॉर्डिंगली आप डिजाइन करते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्नीचर. सही प्रोपोर्शंस होने चाहिए. ये नहीं कि आपका रूम इतना छोटा है बट आपने बहुत बड़ा बल्कि फर्नीचर लाके रख दिया, यू नो. सो आज की डेट में एवरीबडी वांट्स कस्टमाइज्ड, बिकॉज नीड है, वो नीड है. आपकी स्पेस की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, प्लस आपको अपने हिसाब से चीज चाहिए. मुझे ये बेड का ये एज राउंड चाहिए, मुझे इस बेड की हाइट ये चाहिए, मेरी जो स्टोरेज है वो ऐसे ओपन होनी चाहिए. सो इंडिया इज अ वंडरफुल प्लेस फॉर कस्टमाइजेशन. तो मुझे लगता है इतनी क्रिएटिविटी है और इतनी कस्टमाइजेशन है यहाँ पे, मुझे नहीं लगता कि और कहीं इस तरह की डिटेलिंग होती है. अब बहुत आजकल तो बहुत ब्राइट फर्नीचर भी लोग काफी एक्सपेरिमेंटल हो गए हैं. डेफिनेटली, तभी तो वो अगेन मैं फिर से बोलूंगी, वो भी एक कस्टमाइजेशन का पार्ट है. आपको किस लेवल की डिटेलिंग चाहिए से लेकर किस रेंज का प्रोडक्ट चाहिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल. आप एक आर्किटेक्ट भी हैं और एक इंटीरियर डिजाइनर हैं, और आपके इंटीरियर डिजाइनर में एक अलग पहचान है. तो इस फिल्म में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे लगता है दिस हैपन नेचुरली टू मी. मैंने अपना आर्किटेक्चर जब किया पूना से, स्लोली जब आई स्टार्टेड वर्किंग विद अ फ्यू आर्किटेक्ट्स, मुझे इंटीरियर्स की जो डिटेलिंग है, जो एक आर्टिस्टिक बेंट होता है टुवर्ड्स इंटीरियर्स, दैट स्टार्टेड अट्रैक्टिंग मी. And slowly I drifted myself purposely more towards interior design. But what is really important for me is architecture की वजह से the way I look at my interior design has really changed for me, in the sense मैं एक project को totality में I understand the project. I understand how is electrical going, how plumbing कैसे किया हुआ. I understand all those parameters. I understand the kind of air conditioning that is going, flooring कैसी आनी है. So एक क्या होता है, आपका कैनवस और आपका एक रेंज इतना बड़ा होता है आर्किटेक्चर की वजह से. तो इंटीरियर डिजाइन आप कीपिंग इन माइंड द ओवरऑल हाउस और द स्ट्रक्चर आप सोच के चलते हैं. मेरी स्पेस कितनी है, मेरे पास वॉल्यूम क्या है उस जगह, कमरा छोटा है, हाइट कम है, अकॉर्डिंगली यू स्टार्ट डिजाइनिंग द इंटीरियर्स. तो एक लार्जर पिक्चर होती है आर्किटेक्चर. सो दैट्स हाउ स्लोली आई स्टार्टेड डूइंग इंटीरियर डिजाइनिंग with a
with lot of facade detailing भी हम करते हैं. Yes. So it is a combination of interior design and architecture. मीन्स आपको जो हायर करते हैं उनको कंप्लीट चीज़ें मिल जाती है, आर्किटेक्ट के साथ साथ इंटीरियर डिजाइनर. तो एक है कि अगर जो ये दोनों ही चीज़ें कर रहा है तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर इंटीरियर कर पाएगा. Definitely depends. देखिए इंटीरियर डिजाइन में the level of detailing which goes and the kind of patience you need to have is little different from doing an architectural project. I know architecture भी in itself एक artistic job है. यस. क्योंकि आप इमेजिन करते हो एक स्पेस को, एक बिल्डिंग को, वो बाहर से कैसे दिखेगी. सो बट इंटीरियर डिजाइनिंग में क्या होता है कि आपको द प्रोजेक्ट का टाइमलाइन थोड़ा बड़ा होता है. आर्किटेक्चर में क्या होता है, एक घर बन रहा है, 4 months 5 months में आपका स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है. बट उसी प्रोजेक्ट की जो इंटीरियर डिजाइनिंग होती है दैट गोज फॉर अबाउट 8 months 10 months और मे बी इवन अ ईयर. तो द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू आर एसोसिएटेड विद द क्लाइंट इज मच मोर and much more in depth. Okay. You know? So इसीलिए कि बेटर है अगर एक टीम कर पाती है, बट अगर अलग टीम्स भी हैं इट डज नॉट मैटर. हम खुद बहुत सारे आर्किटेक्ट्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं प्रोजेक्ट्स में. आप 15 years से आप इस फील्ड में हैं और आप फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं. तो फिर ये काम कैसे शुरू किया आपने? ओके, सो फर्नीचर की अपनी एक स्टोरी हमने स्टार्ट क्यों किया. तो व्हेन आई स्टार्टेड माई प्रैक्टिस इन 2009 तो वी यूज टू आउटसोर्स अवर फर्नीचर. हम लोग फर्नीचर डिज़ाइन करते थे प्रोजेक्ट्स के लिए. तो आउटसोर्सिंग के बाद हमने ये देखा कुछ प्रोजेक्ट्स में कि द क्वालिटी एंड द लेवल ऑफ कमिटमेंट वॉज मिसिंग. तो एक प्रोजेक्ट्स और 2 प्रोजेक्ट्स करने के बाद में वी रियलाइज्ड कि दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन. सो उस दिन मैंने ये डिसाइड किया कि अब फर्नीचर बनेगा तो हम खुद ही बनाएंगे. वी विल नॉट आउटसोर्स इट टू एनीबडी. और इनफैक्ट इस चीज़ में मुझे ऐसा लगता है मेरे क्लाइंट्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज दे स्टार्टेड पुशिंग मी एंड दे टोल्ड मी कि रितु व्हाई डोंट यू डू इट ऑन योर ओन. ओके. सो मेरा ना वो सेटिस्फैक्शन का लेवल आता नहीं था. एंड फर्नीचर इज समथिंग विच इन इटसेल्फ इज अ प्रोजेक्ट. अगर आप फर्नीचर को सही मायने में उसका डिजाइनिंग से लेकर मेकिंग तक का प्रोसेस देखते हैं ना, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है. और इतनी डिटेल इट इज नॉट पॉसिबल टू गो आउट एंड चेक एवरी डे. ओके. You're going out and checking at your vendor space. So that was the reason I started on my own. आपकी कंपनी का नाम वॉलनट फर्नीचर है. इसके पीछे क्या सोच है और क्या लॉजिक है? Yeah, so it is Walnut Interiors and Furniture. So I come from Kashmir, यस. the land of beauty. एंड ड्राइंग रूम ऑफ इंडिया. Of course, yes. So जब मैं सोच रही थी कि क्या नाम होना चाहिए, something pulled me. My roots pulled me, and that's how क्योंकि walnut, which is अखरोट, comes from Kashmir, यस. and it is very exquisite. It is very exclusive. So and जब मैंने काम स्टार्ट किया तो डेफिनेटली मेरा हमेशा सोचना ये था कि मैं जो भी करूँगी it should really add a lot of value for my clients और exclusive भी होना चाहिए. And I'm very happy to share that हम जितने भी डिज़ाइंस करते हैं, बनाते हैं, हम वो डिज़ाइन रिपीट नहीं करते. सो वो चीज़ आई थिंक कहीं ना कहीं से मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है. तो बस वॉलनट आया तो ओरिजिन डेफिनेटली फ्रॉम कश्मीर है. पहले इंटीरियर डिजाइनर को हायर करना लग्जरी माना जाता था जी, और अब ये एक ज़रूरत बन गई है. तो आपको कैसे लगता है, लोगों पे कैसे ये बदलाव कैसे आया? आई थिंक ये इसलिए आया है क्योंकि विद टाइम पीपल आर मोर अवेयर ऑफ थिंग्स अराउंड देम. यस. आप चाहे AI बोलें, चाहे सोशल मीडिया बोलें, everything is very much easily accessible. That is number 1. Number 2, people they want to live a better life, Yes. and they understand the value of a professional. So इन सब चीज़ों की वजह से ही people have started, even if it's a small apartment, even if we have clients who are just 25, 26-year-old. They are very young professionals, but they want their home to be properly designed, and they want to have a certain lifestyle. So that's why people now have started getting professional help. ये टाइमलेस इंटीरियर क्या होता है और 2026 में कौन सा इंटीरियर ट्रेंड करने वाला है? Timeless interiors अगर मैं डिफाइन करूँ, इट इज समथिंग जिससे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, जिससे आप बहुत जल्दी बोर नहीं होते.
जो सालों साल तक इट इज फ्रेश, और आपको लगता है कि इससे ये आज से 10 साल बाद भी ऐसा ही रहेगा. Yes. You know? जैसे कोई आपने एक ट्रेंड आया, सपोज एक टाइम था जब बीच में कभी केन बहुत ज्यादा यूज होता था, केन वीविंग जो बहुत यूज होता है. एक कभी मैक्सिमलिज्म स्टाइल होता है जो कि बहुत ही लाउड कलर्स एंड फॉर्म्स एंड मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट पैटर्न्स, टेक्सचर, स्टाइल, ये सारी चीजें आती. बट कई बार जिन लोगों का पर्सनैलिटी वैसा नहीं है, जो लोग उसमें कंफर्ट फील नहीं करते, क्योंकि आपके डिजाइनर ने बोल दिया कि भाई मैक्सिमलिज्म इन है तो लेट्स डू दिस, बट दैट्स नॉट योर पर्सनैलिटी. You will outgrow that very soon. आपको लगेगा नहीं यार, I can't bear to be in this place for more than a day. So it is very important कि ट्रेंड फॉलो ना करें. मुझे देख के लगता है आपका जो फर्नीचर है वो सारे मुझे लगता है कि वो टाइमलेस ही हैं. हाँ, because again the pieces which I design is more about me. I think मेरे लिए तो वो एक मीडियम है एक्सप्रेशन का, और उसमें I go to the highest level that I can. इनफैक्ट आपके फर्नीचर में मुझे कश्मीर की कारीगरी भी देखने को मिलती. हाँ, क्योंकि मुझे ऑल्दो मैंने कश्मीर में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बिताया, लेकिन मैं डेफिनेटली इस चीज़ को तो मानती हूँ कि हमको भी अपने आप को एक्सप्लोर करने में बहुत टाइम लगता है. एंड प्रोबब्ली विद टाइम यू कम टू नो एंड यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि ये कहाँ से आ रहा है. So I'm sure this definitely has come from me. जैसे हर स्टेट का ना जो कार्विंग वाले जो काम होता है उसके नाम है, जैसे सहारनपुर तो समझ में आ जाता है कि ये यूपी का है, तो वैसे ही कश्मीर के भी कारीगरी कोई नाम है इसका? कश्मीर की बहुत सारी कारीगरी है, खासकर जो अखरोट की लकड़ी में काम होता है, उसमें एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ जो ग्रास होती है उसकी वीविंग होती है, उसकी बास्केट्स बनती हैं. इसी तरीके से पेपर मैशे हो गया, उसका बहुत काम होता है. देन आप पश्मीना, वो सब तो आपको पता ही है. सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं. खत्म बंद करके एक तरह का एक पैटर्न है, लकड़ी में काम होता है, उसमें सीलिंग्स बनती हैं, वॉल पैनलिंग होती हैं. तो देयर आर लॉट ऑफ क्राफ्ट्स. तो कश्मीर की वो कौन सी चीज है जो आप दिल्ली में मिस करते हो? कश्मीर अगर मैं सोचती हूँ तो मुझे तो सबसे पहले जो मिसिंग मुझे लगता है इस पीस, शांति. और जो हैप्पीनेस होती है जो अंदर से आती है. पीपल हु लिव इन कश्मीर, दे इतने सालों से जो रहते आए थे, वो हैप्पीनेस अब इट इज लॉस्ट समवेयर. सो समहाउ मुझे ऐसा लगता है अगर मैं अपनी स्पेसेस में और द प्रोजेक्ट जो मैं डिजाइन करती हूँ, चाहे तो मैं फर्नीचर डिजाइन करती हूँ, इट शुड गेट दैट हैप्पीनेस टू द यूजर. अगर मैं वो कर पाई और मेरे डिजाइन को किया हुआ कोई प्रोडक्ट या स्पेस मेरे क्लाइंट को वो चीज दे पाती है, तो मेरे लिए मुझे लगता है कि मैंने कश्मीर बना दिया. यस, आप तो दिल्ली में कश्मीर बना रहे हो. अच्छा, आजकल जो क्लाइंट्स हैं वो एस्थेटिक पे ज्यादा फोकस करते हैं या फंक्शनलिटी पे? 100% पूरा बैलेंस होना चाहिए दोनों चीजों में. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से कि आज के डेट में क्लाइंट्स बहुत समझते हैं चीज़ों को. दे आर वेल प्लान्ड, दे नो कि उनको क्या चाहिए. और अगर कई लोगों को नहीं पता होता, वी हेल्प देम विद अ क्वेश्चनएयर. वी हेल्प देम कि आप ये पढ़िए, फाइंड आउट एन आंसर फॉर दिस सो दैट वी कम टू नो अबाउट यू. आजकल चाइना से काफ़ी फर्नीचर लोग मंगवा रहे हैं और लोगों को लगता है कि अगर हम बाहर के फर्नीचर यूज़ कर रहे हैं तो मतलब हमारा लाइफस्टाइल बेटर है, हमारा सोशल वैल्यूज़ बहुत बढ़ जाता है. आपको ऐसा लगता है क्या? देखिए, ये बहुत ही एक हॉट टॉपिक है, और मैं तो एनी डे बोलूँगी कि इंडिया में जो लेवल ऑफ क्रिएटिविटी है और जो इतनी होम ग्रोन ब्रांड्स हैं, मैं आपको मतलब अगर आप इस फील्ड को देखेंगे, इतना अमेजिंग काम हो रहा है कि इट इज़ अ सरप्राइज एवरीडे कि क्या नई नई चीज़ें हो रही हैं. आई थिंक और बहुत ओरिजिनल हैं, बहुत ओरिजिनल काम हो और हर स्टेट की कारीगरी बहुत अलग. हाँ, सो मुझे लगता है हम डिजाइनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी सपोर्ट दैट एंड वी एजुकेट अवर क्लाइंट्स कि दैट वी शुड यूज दीज. चाइना की अब बात करते हैं. देखिए, आई टू सम एक्सटेंट आई अंडरस्टैंड दैट अगर आप किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आप बना रहे हैं, वहाँ पे प्रोबेबली समथिंग विच वेयर क्वालिटी इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, वहाँ पे प्रोबेबली यू कैन कट डाउन योर कॉस्टिंग. आप बल्क में फर्नीचर वहाँ से सोर्स करते हैं या ऐसे कुछ प्रोडक्ट सोर्स करते हैं, इट मेक्स सेंस टू मी टू सम एक्सटेंट. बट
बट अगर आप घर की बात करते हैं या पर्सनल स्पेसेस की बात करते हैं, वहाँ तो देर इज नथिंग कैन बीट इंडियन फर्नीचर, नथिंग. यू गेट वंडरफुल क्वालिटी इन इंडिया एंड वंडरफुल कस्टमाइजेशन. एंड लोगों का ये मिथ है कि चाइनीज फर्नीचर इज चीप. जी, ऐसा yes. नहीं है. इफ यू आर गोइंग विद अ क्वालिटी प्रोडक्ट, चाइना इज नॉट चीप एट ऑल. तो फिर लोगों में इतनी होड़ क्यों मची हुई है? मिसकंसेप्शंस हैं. इनफैक्ट मैं तो कितने इंटीरियर डिजाइनर को भी देखा कि फर्नीचर लाने के लिए वो चाइना चले जाते हैं. अगर आपके माइंड में खाली कॉस्ट है, देन आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा क्वालिटी पे टू अ लार्ज एक्सटेंट वैसे भी कहते चाइना से लाने के लिए. हैं, ऐसे भी कहते हैं कि चाइनीज माल है, ज्यादा दिन टिकेगा नहीं. तो ये फर्नीचर में भी है. नहीं, डेफिनेटली हर चीज में, खाली फर्नीचर की बात है, कोई भी प्रोडक्ट. हाँ. अगर आप उसकी वैल्यू खाली कॉस्ट देखते हैं, तब तो आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, आप चाइना से किसी भी कंट्री से ले आए. लेकिन अगर आपका फोकस वैल्यू क्वालिटी दोनों चीजें हैं ना, तब चाइना इज नॉट चीप. उससे डेफिनेटली आपको इंडिया में उससे बेटर प्राइसिंग की चीज मिल सकती है. मतलब ये मेक इन इंडिया एंड वोकल फॉर लोकल का क्लाइंट की चॉइस का कोई प्रभाव पड़ा है, जो मोदी जी जो बोल रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं इस चीज को? देखिए, आज की डेट में मुझे लग रहा है कि काफी बिजनेस ओनर्स को सपोर्ट मिल रहा है विद जैसे भी हमारे मोदी जी प्रमोट कर रहे हैं लोकल आर्टिजन्स को. और बहुत सारी बिजनेस ओनर्स जो हिम्मत नहीं कर रहे थे बिजनेस स्टार्ट करने की, उनको बहुत कॉन्फिडेंस आया है. डेफिनेटली फर्क पड़ा है. एंड बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. एंड स्पेशली मैं इसमें मेंशन भी करना चाहूँगी कि जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अपना काम करना चाहती हैं, चाहे फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से या फिर नॉलेज ना होने की वजह से, हैंड होल्डिंग नहीं होती है, कोई उनको पता ही नहीं है कि कैसे करें, तो इन सब प्रोग्राम्स की वजह से एजुकेशन भी तो आ गई है लोगों में. तो उसकी वजह से दे हैव स्लोली स्टार्टेड गेटिंग इनटू बिजनेस. बजट फ्रेंडली लग्जरी इंटीरियर, ये मिथ है या रियलिटी? देखिए, मिथ्स तो डेफिनेटली नहीं है. When you say luxury, मैंने फिर से बोला, luxury does not always mean that it has to be expensive. ओके. जैसे कि मैंने पहले भी बोला, luxury means for me, luxury is comfort with style, right? अगर आपकी स्पेस छोटी है, बजट कम है, बट ऑब्वियसली क्वालिटी हमको मेंटेन करनी है, तो एक स्पेसिफिक बजट तो हमको रखना ही पड़ेगा टू रीच दैट क्वालिटी. बट येस, वी कैन वेरी वेल प्लान अ लग्जरी प्रोजेक्ट इन अ लिमिटेड बजट ऑल्सो. तो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप एक इंटीरियर डिजाइनर को हायर करते हो तो आपका बजट जो है बिल्कुल डबल ट्रिपल चला जाएगा, ऐसा नहीं है भाई. हाउ इज दैट पॉसिबल? वो पॉसिबल तभी होगा अगर आपने अपना बजट पहली बार तो सेट नहीं किया, नंबर 1. नंबर 2, अगर आपने सेट भी किया है तो सिलेक्शन प्रोसेस के टाइम पर जब आप फाइनल चीजें करते हैं, आप अपने उस बजट को रीलुक नहीं कर रहे. यू आर totally going for something which is out of your budget. At the end of the day, यही चीजें add up होती हैं प्रोजेक्ट की कॉस्ट में. That is one part. Second is the number of mistakes which happen at site. You know, if you are hiring somebody who is not professional or who is not right for your project, तो obviously mistakes होती रहेंगी. प्रोजेक्ट जो 6 महीने में खत्म हो रहा था वो 1 साल में खत्म होगा. तो टाइम भी तो मनी है ना. अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका वर्क बार बार रीडू हो रहा है, आपकी लेबर लग रही है, सब कुछ लग रहा है, तो टाइम तो लगेगा. तो दैट्स ऑल मनी. ओके. सो दैट्स हाउ योर प्रोजेक्ट गोज आउट ऑफ योर हैंड. अच्छा, ये सोशल मीडिया के ज़माने में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक अच्छे इंटीरियर डिजाइनर का सिलेक्शन कैसे करें. ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि अ रेफरेंस इज अ बेस्ट वे ऑफ हायरिंग अ डिजाइनर. अगर आपको कोई आपका फ्रेंड, आपकी फैमिली, आपका दोस्त ये कहते हैं कि आई हैव सीन देयर वर्क और मैंने इनसे काम कराया है, एंड ही गिव्स यू दैट पर्सनल फीडबैक, यस, go for that. Even if he or she is expensive. If you compare that to somebody you don't know and आप उनको hire कर रहे without even knowing, that will not be a wise decision. ऐसा कोई क्लाइंट के साथ आपका एक्सपीरियंस रहा है जो आप भूल नहीं सकती? Okay, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं. There is definitely a mix. या कोई ऐसी डिमांड रखा हो? हाँ, होती है. हर प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही है. डेफिनेटली. जैसे एक क्लाइंट है, द हस्बैंड वाइफ कपल जो हैं, कि दे सेड, सो इट वाज एन अपार्टमेंट, तो ऑलरेडी रूम्स बहुत कम थे, बट सिंस इट वाज अ वेरी स्मॉल फैमिली, दे हैड 4 बेडरूम्स. तो उन्होंने बोला कि ये एक मेरी वाइफ का बेडरूम है, ये एक मेरा बेडरूम है, एक मेरी डॉटर का बेडरूम है,
सो एक मेरे सन का बेडरूम है एंड दे वर नॉट लेफ्ट विद एनी सॉर्ट ऑफ अ गेस्ट रूम. तो वी सेड इट्स अ डिसेंट साइज, यू शुड हैव द सेम बेडरूम. नहीं, जब हम लड़ते हैं ना तो देन वी नीड सेपरेट रूम्स. सो ऐसे, ये तो खैर दैट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, बट ऐसी और छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस आती रहती हैं, रिक्वायरमेंट्स आती रहती हैं, कुछ फनी होती हैं, बट ठीक है, वी लिव इट एवरी डे. ज़्यादा सक्सेसफुल वुमेन इंटीरियर डिज़ाइनर होती हैं या मैन? देखिए, आई थिंक वुमेन जो हैं, दे आर मोर आर्टिस्टिक, आई फील दे आर मोर इमोशनल, एंड interior design is a combination of both of your technical expertise and your artistic design, right? So इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि सक्सेसफुल सिर्फ फीमेल्स ही हैं इस फील्ड में. दोनों चीज़ों को आपको बैलेंस करना ही पड़ता है. इवन इफ देर आर मेन हु आर डूइंग वेरी गुड इन डिज़ाइन, so they have a very good support of female interior designers who are in their team, who help them with the artistic part or the detailing part. So I think anybody can do it, and you have a good team because आप काम अपनी टीम के साथ करते हैं, इंडिविजुअल बंदा कुछ नहीं करता. एक वुमेन आर्किटेक्ट होने के चलते इंडस्ट्री में सबसे बड़ा चैलेंज और एडवांटेज क्या रहा? चैलेंजेस तो डेफिनेटली बीइंग अ वुमन, आपकी हर लाइफ की हर स्टेज में एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट आती है. So when you start working, then after you get married and then you have your family. तो मैं अपना एक्सपीरियंस कह सकती हूँ कि even after having 2 kids, I still remember मैं अपने 8th month तक 9th month तक भी I used to go to my sites. I never stopped working. And even then, मैंने उसके बाद भी मैंने breaks भी बहुत कम लिए. I just took a break of about 3 months, 4 months, but I was back to work because I'm somebody who cannot live without my work. So and if you have a strong family, आपका family backup में you have a good support, I think everything can work out. So ये एक challenges आते हैं. Plus obviously, आप देखेंगे बाहर बिजनेस वर्ल्ड में देर आर अदर चैलेंजेस आल्सो व्हिच वुमेन फेस, एंड बट यू हैव टू कीप ऑन गोइंग. यू विल नॉट, यू शुड नेवर स्टॉप. दैट इज व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. यूँ तो बॉलीवुड में बहुत सारी इंटीरियर डिजाइनर्स हो गए हैं, लेकिन अगर आपको मौका मिले तो किस सेलिब्रिटी का हाउस आप डिजाइन करना चाहोगे? ओके, मैंने कभी सोचा नहीं, बट यस, अगर मौका मिलता है, आई वुड रियली लाइक टू डिजाइन होम फॉर, आई लाइक अजय देवगन. Okay. Yeah. And I think he has a lot of depth in him, and he's somebody who is very creative and he's very अपने काम में बहुत अच्छे हैं. So I'm sure कि he would like somebody who pays attention to these details and excellence उनको चाहिए. So I think he is one person I would like to work. आपने काफ़ी पैन इंडिया काफ़ी प्रोजेक्ट किया है और आपने इंटरनेशनल भी प्रोजेक्ट किया है, तो आप ये बताइए, जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट करते हो तो वहाँ के लोगों का डिमांड किस तरह के इंटीरियर का होता है? ओके, सो हमने अभी लास्ट ईयर में वी कंप्लीटेड प्रोजेक्ट इन दुबई, और मैं आपको बताऊँ, ये जो क्लाइंट हैं हमारे, वी वर्क फॉर देम अर्लियर ऑलमोस्ट 15 years बैक. 2010 में हमने उनके लिए काम किया था, और नाउ देयर सन bought a property in Dubai. So they approached us and they told us कि ये वाला घर भी आप ही करिए डिज़ाइन. That's how we did that project. So yes, of course, देखिए जगह के हिसाब से, स्पेस के हिसाब से, because they are young people and वहाँ पे उनका लाइफस्टाइल डिफरेंट है, तो उनका इंडियन होम बहुत ट्रेडिशनली डिज़ाइन किया था हमने. वाइला जो दुबई का घर है, हम उसको ऑलमोस्ट वी कॉल इट अ वाइट हाउस. पूरा इट्स अ कंप्लीट वाइट होम, एंड हमने उसी का जो आर्किटेक्चर था उस घर का, उसी को हमने कैरी फॉरवर्ड किया है पूरे इंटीरियर डिज़ाइन में उनके. एंड देन आई थिंक चैलेंजेस ये रहे कि बिकॉज ऑब्वियसली साइट एक डिफरेंट लोकेशन है, डिज़ाइन टीम यहाँ है, बहुत फ्रीक्वेंटली हम ट्रैवल नहीं कर सकते, बट आई थिंक at the end of the day, since we were already on a very comfort level with the client and he knew us very well, तो बहुत interesting एक experience रहा, different experience रहा, and we all are very happy with the way the project has come out. और आपने काफ़ी सेलिब्रिटी के साथ भी काम किया है, तो बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? Yeah, we were very happy to work with fashion designer तरुण तहलियानी. हमने उनका गोवा में एक विला है उनके, there was a project that he was doing, there were 6 villas.
तमिल के विलास के लिए हमने कुछ फर्नीचर, वी हैव मैन्युफैक्चर्ड फर्नीचर फॉर देम, and I mean it was a wonderful experience. I still remember that. And then we've also worked for some fashion designers like Anjali and Arjun Kapoor. हमने उनका डिफेंस कॉलोनी दिल्ली में उनका शोरूम डिजाइन किया था. And then we worked with a lot of politicians also, bureaucrats also. तो ये सेलिब्रिटी का घर डिजाइन करते समय कुछ कॉन्सेप्ट कुछ अलग होता है? देखिए वो भी इंसान ही है. इट्स जस्ट दैट उनको एक स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ होम चाहिए. दे ऑल्सो वॉन्ट टू शोकेस देयर होम्स. सो वहाँ रिक्वायरमेंट्स और कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस तो सब कुछ सेम ही होता है. क्योंकि तरुण तहलियानी तो काफी क्रिएटिव है, क्रिएटिव डिजाइनर, वन ऑफ द बेस्ट डिजाइनर ऑफ कोर्स. तो उनका तो वर्क करते समय काफी कुछ आपको प्लान करना पड़ा होगा. बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जब हम आर्किटेक्ट्स के साथ काम करते हैं, वी अंडरस्टैंड देयर विजन ऑफ द प्रोजेक्ट, राइट, एंड वी कोलैबोरेट विद देम कीपिंग इन माइंड कि जो इनका विजन है ना वो हमको उतारना है. ठीक है, चाहे वो इंटीरियर डिजाइन कर रहे हैं उनके प्रोजेक्ट्स में या हम खाली फर्नीचर कर रहे हैं. वी अंडरस्टैंड दैट हमें किस लेवल ऑफ डेप्थ में जाना है, सो दैट जो आउटकम है इट शुड बी एज पर व्हाट he has visualized, you know. ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. सिमिलरली अगर मैं फैशन डिजाइनर्स की बात करती हूँ या तरुण तहलियानी की बात करती हूँ, उनका डिजाइन इन इटसेल्फ ही हैज अ लेगेसी, यू नो. तो the entire design concept came from him, that this is the way we want it to be, you know. तो उसमें डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट हमें डिजाइन लैंग्वेज उनसे मिली और हमने उसके बेसिस पे द एंटायर फर्नीचर वाज मैन्युफैक्चर्ड. आप और घर के इंटीरियर के अलावा और किस तरह के प्रोजेक्ट्स आप करती हैं? सो जब हम घर की बात करते हैं तो घर में ही बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स होते हैं. अपार्टमेंट्स हो गए, पेंट हाउसेज हो गए, इंडिपेंडेंट बंगलोज हो गए, फार्म हाउसेज हो गए. सो ये तो है ही. देन इसके अलावा वी ऑल्सो डू ऑफिसेस, बट वी लव टू टेक कमर्शियल प्रोजेक्ट्स. अगर उस इट इज़ वेरी डिज़ाइन ओरिएंटेड, मतलब वी प्रेफर टू डू इवन अ स्मॉलर स्पेस, लेकिन उसमें जो वैल्यू जो क्लाइंट देखना चाह रहे हैं वो बहुत ही bespoke है, या बहुत बहुत उनको अपने ब्रांड को sort of हाईलाइट करना है. तो वैसा प्रोजेक्ट हम करने के लिए प्रेफर करते हैं. प्लस वी ऑल्सो डू हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स, एंड नाउ हमारा फोकस इज नाउ गोइंग मोर टुवर्ड्स होटल्स. एक सेगमेंट है बुटीक होटल्स का, बुटीक होटल्स, वेयर देर आर लेसर नंबर ऑफ रूम्स बट एवरी रूम इज डिजाइन डिफरेंटली, and that is actually a USP also. So we are looking forward to do such projects pan India. आप फर्स्ट जनरेशन इस बिजनेस में हैं जी. तो आपको किस तरह के स्ट्रगल करना पड़ा? देखिए, आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, सो बिजनेस दूर दूर तक किसी ने किया नहीं है. डेफिनेटली फर्स्ट जनरेशन बिजनेस के लिए चैलेंजेस बहुत होते हैं. दे लर्न विद देयर मिस्टेक्स एक्चुअली, एंड आई थिंक जो सेकेंड जनरेशन बिजनेस में आती है उनके लिए एक स्टेज, एक प्लेटफॉर्म जब सेट हो गया होता है एंड प्रोसेसेस भी बन गए होते हैं, इट इज़ ईजियर फॉर देम टू गो टू द नेक्स्ट लेवल. बट दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल, यू नो. वो बिजनेस इन इटसेल्फ इज दैट यू लर्न, एंड देयर आर फेलियर्स, एंड फेलियर्स तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छी चीज़ जो हो सकती है आपके साथ में. जैसे जो यंग जनरेशन है वो चाहता है कि बिजनेस में आए, लेकिन वो डरता है कि कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, बहुत बैकअप नहीं है. तो आपको लगता है कि उनको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए या नहीं? मैं तो 100% ये समझती हूँ कि आज की जनरेशन है ना, वो हमसे ज़्यादा नॉलेज है उनको काम की. दे नो हाउ टू डू इट, दे आर वेरी स्मार्ट. और उनको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि अगर चलो बिजनेस नहीं चला तो बैक टू वर्क. 100% अगर अभी नहीं करेंगे और यंग एज में नहीं करेंगे और उस टाइम पे फेलियर भी तो हो सकता है, बट फेलियर से अगर आप सीख के उठ गए और आपने कर दिया तो यू नेवर नो कि व्हाट काइंड ऑफ सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू. तो एक्सपेरिमेंट, चैलेंजेस, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ लाइफ, एंड आई थिंक स्ट्रगल और चैलेंजेस आपको हैप्पीनेस भी देता है. 100%. क्योंकि एक मोनोटोनस के भाई मैं 9 to 5 फिर एक टाइम के बाद आदमी बोर हो जाता है. लेकिन अगर आप कोई बिजनेस में हो तो आपके पास रोज चैलेंजेस आते हैं, रोज आप फेस करते हो. मैं तो इस नोशन के साथ मैं जीती हूँ और अपने आसपास इवन आई इवन टेल माय किड्स दैट यू शुड बी केपेबल ऑफ गिविंग जॉब्स टू पीपल रादर देन ओनली वर्किंग फॉर समबडी, बिकॉज आप फैमिलीज को सपोर्ट करते हो. Yes. आप
आप लाइफ को सपोर्ट करते हो। आप कुछ ऐसा कीजिए कि दूसरों के लिए जॉब क्रिएट कर सकें। 100%। ऐसा जो यंग आर्किटेक्ट जो लग्जरी ब्रांड बनाना चाहती हैं उनके लिए आपका सबसे बड़ा एडवाइस क्या होगा? सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि गो फुल ऑन। फुल ऑन मीन्स don't be afraid to experiment. Number one. Number two, understand your client, what he needs. And very important, never compromise on the quality of work that you're delivering. Never ever. Shortcuts कभी भी नहीं लेने हैं। I mean, it is very clear, hard work के बिना वैसे भी कुछ नहीं मिलता। So if you are very clear in what you are doing and वो value system आपके अंदर है, so I think the client understands it, and you are definitely going to do a wonderful job. कहते हैं कि हर सफल वुमेन के पीछे एक मैन का हाथ होता है। आपको भी ऐसा लगता है? मैं मैन तो नहीं, मैं सिर्फ एक मैन तो नहीं, मेरे हिसाब से पूरी फैमिली का सपोर्ट होता है। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, राइट? इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर आपका इमोशनल सेंटर बैलेंस नहीं है, फॉर विच मीन्स अगर if you are feeling guilty of what you are doing and you're not able to give time to your children, to your family, and there are fights every day, you know, problems hain ghar mein, and then you're going out and working, I think you will never be able to do a good job. Okay. So अगर आप personally you are sorted, तभी आप excel कर पाएंगे professionally. तो मेरे ख्याल से खाली हस्बैंड का होना नहीं, पूरी फैमिली का सपोर्ट होना जरूरी कि दे टेल यू तो यू गो आउट, डोंट वरी अबाउट व्हाट इज हैपनिंग हियर, वी आर टू टेक केयर। और जिसके पीछे सपोर्ट सिस्टम नहीं है, आजकल सिंगल रह रहे हैं वुमेन, उनके लिए देखिए मैं इसमें अगेन यही बोलूंगी कि जो न्यूक्लियर फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है ये स्लोली इन लास्ट फ्यू इयर्स बहुत बढ़ गया है। वहाँ पे बहुत डिफिकल्टीज हैं, ये हमारी पर्सनल चॉइस है। इट इज बिटवीन अ कपल हाउ दे वांट टू शेप अप देयर लाइफ, सो दे हैव टू मेक चॉइसेस, दे हैव टू सिट डाउन, डिस्कस, प्लान एंड देन मूव फॉरवर्ड। बिकॉज देखिए यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर किड्स लाइफ, यू नो, तो आपको वो बैठ के अपना गोल सेट करने पड़ते हैं। हाउ डू यू टेक केयर ऑफ थिंग्स, that is something that which can be planned. There are a lot of options in today's time, but yes, difficult है nuclear families के लिए, but I'm sure that it can be managed. वुमेन्स डे आने वाला है, तो आप जो यंगस्टर हैं जो आना चाहते हैं इस फील्ड, उनके लिए क्या संदेश है और खुद को आप डिफाइन कीजिए एज अ वुमेन। Woman is the Shakti. Okay, she has the power. I think जितना चैलेंजिंग सिचुएशन को एक वुमन डील करती है या फेस करती है इन एवरीडे लाइफ ऑल्सो, शी कैन बी अ बेटर बिजनेस ओनर। यस, आई ऑलवेज फील दैट इज वन। एंड सेकेंड इज उनका जो क्रिएटिव माइंड है, आर्टिस्टिक माइंड है, आई थिंक दिस इज एप्ट फॉर अ डिजाइन फील्ड। नाउ व्हाट समटाइम्स हैपन्स इज, व्हाट स्टॉप्स देम इज कई बार क्लैरिटी नहीं होती, कई बार सपोर्ट नहीं होता, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मुझे ये लगता है कि टाइम्स हैव रियली चेंज नाउ, और मतलब यू शुड जस्ट गो आउट एंड आउट, मतलब कि अपना 100% लगा दीजिए, डोंट वरी अबाउट फेलियर्स। इनफैक्ट जो वुमेन है वो मल्टी टैलेंटेड है, एक साथ वो बहुत सारे काम कर लेती है, मल्टीटास्क, और हर काम बहुत परफेक्शन के साथ करती है। तो यहाँ कोई रेस नहीं है मेन और वुमेन में, लेकिन आप देखो जब ऐसी कोई स्थिति हो जाती है तो वुमेन स्टैंड कर जाती है, अपने बच्चों को बड़ा कर लेती है, सेटल कर लेती है। हाँ, तो यस, आई थिंक वुमेन कैन प्ले बोथ द रोल्स वेरी वेल। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेती हैं, और दे आर वेरी इमोशनल अबाउट देयर वर्क। मतलब मैं अपने आप को अगर एक्सप्लेन करती हूँ, सो आई एम फियरलेस, ओके, and I'm very emotionally attached to my work. So anything which I do, be a product or a space or a project, I get associated with that. And मुझे लगता है कि जब तक मेरे को वो level of satisfaction नहीं मिलता उसको करते हुए, मेरे लिए वो तब तक वो project complete नहीं हुआ। So वो intent, you know, आपका clear होना और अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है। Then rest everything, you leave it to God. Things
जो भी चीज़ें होंगी वो डेफिनेटली अच्छी होएगी। अगर वो आपके पास काम नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कोई काम है आपके पास नहीं आता है और आप मायूस हो जाते हैं, यू फील कि यार ये प्रोजेक्ट नहीं आया, नहीं यार, इट इज़ नॉट मेंट फॉर। कई बार होता है। हाँ, बहुत बार होता है। आई ऑलवेज फील, मेरे साथ ही होता है, मतलब इट हैपन्स एवरी डे कि मैं सिंपली, मुझे समझ में आता है ये प्रोजेक्ट मेरे लिए नहीं है। नहीं, मैं सोचती हूँ कुछ इससे कुछ और अच्छा आने वाला है। कि समथिंग एल्स इज वेटिंग फॉर मी, समथिंग बिगर इज वेटिंग फॉर मी। यस, सो आई थिंक फेलियर्स, अगेन मैं बोलूंगी, डिसअपॉइंटमेंट्स, ये सब तो पार्ट एंड पार्सल है। हमें दुख याद रहते हैं, खुशियां भी तो कितनी होती है। कहता है ना, फेलियर्स इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच ऋतु जी आने के लिए और इतनी जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि जो हमारा घर है वो सिर्फ एक घर नहीं होता, बल्कि आपकी पर्सनालिटी का आईना है और बहुत कुछ आपको इसे सीखने के लिए मिला होगा। और हम मिलते हैं नए एपिसोड में नए मेहमान के साथ। थैंक यू सो मच।